नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7। नया सीजन, नया रीजन टू ग्रो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप फोकस हुआ है? शालिनी, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7। नया सीजन, नया रीजन टू ग्रो। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना डे 7। 6 सेशंस हमने कंप्लीट कर दिए हैं इस प्रोग्राम के। तो शुरू हो चुका है मेरी किताब मेरी कहानी का सीजन 7 और 6 सेशंस हमने आपके साथ कंप्लीट किए हैं। 6 ऑथर्स के साथ हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। हर दिन रोज हम आपको एक नए ऑथर से मिलवाते हैं उनकी राइटिंग जर्नी से, और ट्राई करते हैं कि आप उनकी जर्नी से इंस्पायर हो सकें और बहुत कुछ नया लर्न कर सकें। सो इसी तरह से आज भी एक बेहतरीन टॉपिक और बेहतरीन किताब के साथ हम हाजिर हुए हैं आपके सामने डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए, विचार मंथन के लिए। आज हम बातचीत करेंगे कविताओं के बारे में। हमारे बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे भाव, बहुत सारी फीलिंग्स ऐसी होती है जिनको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। उनको बयां करने के लिए किसी अलग अंदाज की ज़रूरत होती है। उनको बयां करने के लिए किसी अलग लहजे की ज़रूरत होती है, अलग शब्दों की ज़रूरत होती है, और वो सब हमें मिलता है कविता के थ्रू। कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से आप अपनी बात को जिस खूबसूरती के साथ और जिस तन्मयता के साथ कह सकते हैं और जिस तरह सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो आज हम ऐसे ही एक काव्य संग्रह के साथ उपस्थित हुए हैं। हम बात करने वाले हैं किताब कविता के बारे में। जी हाँ, इस किताब का नाम ही है किताब सफर मेरे शब्दों का। हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको इस बुक के ऑथर से और जानेंगे कि क्या कुछ नया लिखा है, क्या कुछ नया अनुभव किया है हमारे ऑथर ने इस किताब के थ्रू और आप तक परोसने की कोशिश की है। सो इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें, हमारे ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। जो ऑथर आज हमसे जुड़े हैं, ही इज अ फाइनेंस प्रोफेशनल एंड अ पोएट एट हार्ट। फिल्में, संगीत, क्रिकेट, ट्रैवलिंग, कार्स, वॉचेस, सागर की लहरें, बीचेस की ठंडी रेत, पहाड़ों की शांति, नदियों का शोर, दोस्तों की महफिल, लेट नाइट में ड्राइविंग, ये कुछ शौक हैं इनके जो कि ये रखते हैं। और इसके साथ साथ इन्हीं को लिए हुए उन्होंने अपना एक अंदाज़े बयां किया है अपनी किताब के माध्यम से। सो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, इनवाइट करना चाहूँगी हमारे आज के गेस्ट ऑथर को, जिनका नाम है सुमित गुप्ता। गुड इवनिंग सुमित जी, कैसे हैं आप? नमस्कार शालिनी जी, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। मेरी किताब मेरी कहानी के सीजन 7 डे 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम से जुड़कर? थैंक यू सो मच। बहुत सुना था इस प्रोग्राम के बारे में, देखता भी था, बट कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद कभी एज एन ऑथर इस प्रोग्राम में कभी फीचर होऊंगा। सो एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस है। पहला एक ऐसा कोई इंटरव्यू साक्षात्कार है, बट रियली वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। थैंक यू सो मच सुमित जी। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप बहुत टाइम से इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं और आज हम इस मंच पर हैं, इस मंच को हम शेयर कर रहे हैं एक साथ। हमें पूरी उम्मीद है कि इस काव्य संग्रह के थ्रू हमें बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। इसके साथ में जो टॉपिक्स आपने इसमें रखे हैं, डाले हैं, उनके बारे में एक नया पर्सपेक्टिव भी हमें मिलेगा कि आप उस बारे में क्या सोचते हैं या क्या कुछ नया और हो सकता है। हम आपके बारे में प्लीज़ थोड़ा जानना चाहेंगे। हालाँकि इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत कुछ बताया है कि आपको क्या-क्या पसंद है, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ा बहुत निखर के आई है, पर हम आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, आपकी फैमिली में कौन-कौन है? सो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो फादर बैंकर हैं। तो वो हमेशा ट्रांसफरेबल जॉब रहा उनका, तो कोई एक ठिया ठिकाना कभी रहा नहीं। हर 1 साल 2 साल में ट्रांसफर हो जाता था पापा का। तो ओके, कोई ऐसा नहीं रहा कि किसी एक जगह से जुड़ाव बहुत ज्यादा रहा हो। तो अच्छा। शायद वही चीज जो एक घुमक्कड़पना या एक, मैं हुँ, अगर कहूँ, बंजारापन जो जिंदगी में था, वो कहीं ना कहीं मेरी कविताओं में शामिल हुआ। अलग अलग जगह पहुंचे, अलग अलग जगह देखी, लोगों से मिलना हुआ, दोस्त बदलते रहे, जो फैमिली फ्रेंड्स थे वो चेंज होते रहे।
तो जब बिल्कुल। खुद जॉब स्टार्ट किया 20-25 साल पहले, तो उसके बाद भी वही था कि कहीं भी एक जगह टिक के रहना नहीं हुआ। कभी घर हुँ, चेंज कर रहे हैं, कभी शहर चेंज किया। सो वो जो घुमक्कड़पना था, वो कहीं न कहीं ज़िंदगी के साथ हमेशा जुड़ा ही रहा। यहाँ-वहाँ सफ़र करना, पहले कई जब छोटे थे तो लगता था कि नहीं यार, हर बार सब शहर क्यों चेंज करना है, कम से कम दोस्त तो वही हाँ। रहने चाहिए। क्लास हुँ, चेंज हो रही है, हुँ। दोस्त नहीं बदले। लेकिन फिर धीरे-धीरे उसकी आदत पड़ गई, वो चीज़ें अच्छी लगने लगीं, लगा कि नहीं चलो इसी बहाने ज़िंदगी के अलग-अलग नज़रिए, ज़िंदगी को अलग-अलग तरीके से देखना अच्छा लगता था। वो चीज़ अच्छी लगी, फिर वही चीज़ बच्चों में डालने की कोशिश की। सो फिलहाल करीब 18 साल हो चुके हैं शादी हुए। सो वाइफ का नाम है जूही, 2 प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, बड़ी बेटी है सुहासिनी, छोटा बेटा अगस्त्य। 2 बच्चे हैं। घर में पेरेंट्स हैं, पापा-मम्मी के साथ रहता हूँ। एक भाई है, मेरे से बड़ा है, उनकी भी शादी हो ओके, चुकी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय फैमिली, छोटा-सा ओके। प्यारा-सा परिवार। सो सुमित, आई एम श्योर जब अलग-अलग जगह चेंज की, अलग-अलग नज़रिए से दुनिया को देखा आपने, क्या रीडिंग, राइटिंग आपसे जुड़े रहे थे उस समय या फिर अभी सेटल होने के बाद इस बारे में आपकी हॉबी जगी है? क्या रहा था इस बारे में? नहीं, करीब मुझे लिखते हुए करीब 25 साल हो चुके हैं। सो बैक अच्छा। इन 96 से करीब मैंने स्टार्ट किया था लिखना। जो बचपन का, जो कॉलेज का टाइम होता है, जब आप कॉलेज आना शुरू करते हैं, थोड़ी-सी आज़ादी मिलती है, थोड़ी-सी बंदिशें होती हैं। हाँ। जगजीत सिंह सबके फ़ेवरेट होते हैं उस टाइम में। गुलज़ार साहब, जावेद अख्तर, इन सब की पोएम्स पढ़ के, गज़लें सुन के जो लड़कपन होता है, वहाँ पेन शायद हाथ में आया। एक राखी सिस्टर थीं, तो उनको लिखने का शौक था। अगर मैं कहूँ कि जो ये ऑथर्स हैं, उनके अलावा अगर मैंने किसी और से इंस्पिरेशन ली, तो वो मेरी एक दीदी थी और पापा के एक दोस्त थे। अब उनका देहांत हो चुका है। सो आरपी सिंह अंकल उनका नाम है, और जो मेरी दीदी थी उनका नाम अलशी रहमान है। तो इन 2 लोगों से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ। डे टू डे उनसे मिलना-जुलना रहता था, बात करना उनसे रहता था। तो उनसे इंस्पिरेशंस मिली। फिर उन्होंने जब उनको देखा, उन्हें लिखते हुए देखा, पहले लगता था कि यार लिखना तो बड़ा मुश्किल काम होता होगा। पता नहीं लोग हुँ। कहाँ से शब्द लेकर आते हैं, क्या-क्या गहराइयों में जाकर वो शब्द ढूँढ कर लाते हैं। हाँ, फिर इन 2 हाँ। लोगों से मिला, इन दोनों को लिखते हुए देखा, इनकी रचनाएँ पढ़ी, तो लगा नहीं यार, इतना भी मुश्किल काम नहीं है, ट्राई किया जा सकता है। हो हुँ, सकता हुँ। है कि कहीं अंदर से जब एहसास निकलने शुरू हो, तो लिखा जाए। तो 96 से लिखना स्टार्ट किया। वो पोएम तो पता नहीं, मैं शायद कहीं लिखना भी नहीं चाहूँगा दोबारा, जो पहली पोएम लिखी थी। अच्छा। बट बिकॉज़ उस टाइम क्या होता है कि जो अंदर से आती है वो तुकबंदी होती है कि अगर हुँ, एक हुँ। पहली लाइन रहता है पे खत्म हो रही है, तो दूसरी में कुछ सिनोनियम्स आए, कहता है, जी। बहता है, तो वो चीज़ें हाँ, थी हाँ। स्टार्टिंग में। फिर जब हुँ। लिखना स्टार्ट किया तो लगा नहीं यार, लिखना है तो बिल्कुल जो दिल में आ रहा है, तुकबंदी क्यों बनानी है? कोई गाना थोड़ी लिख रहे हैं कि उसमें हर चीज़ एक ही पैरा उसी स्टेटमेंट पे खत्म हो। तो जब लिखना शुरू किया, धीरे-धीरे थोड़ी फिनेस आई, तो फिर लगा कि ओके, नाउ आई एम बेटर, आई एम कॉन्फिडेंट कि हाँ, अब अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, जिसमें मुझे तुकबंदियों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ है पे ही खत्म हो रही हो। तो वो जी, अच्छा जी। लगा अपने बारे में। वो एक जर्नी मैं कहूँगा कि पिछले 25-26 साल में रही। तो धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ। पहले होता था कि किसी को कुछ लिख के दे रहे हैं, कार्ड वगैरह उस टाइम पर चलते थे, तो बर्थडे हुँ, कार्ड हुँ। या बेस्ट ऑफ लक कार्ड, तो उसमें 2 लाइन लिख दी। तो उसमें शायरियाँ एक जो लिखी थी आपने, शायरी जैसे शायरियाँ। होती है, 2 लाइन की हाँ। 4 लाइन की। तो वो फिर एक थोड़ा अपनापन-सा लगता था कि जो कार्ड का मैटर है, उसके अलावा भी कुछ लिखा मैंने। सामने वाले को हुँ। पढ़कर अच्छा लगता था। वो जर्नी की शुरुआत थी, जहाँ से ये था कि ओके, कुछ लिखना है। कोई हुँ, दिमाग हुँ। में सोचा नहीं था कि कभी किसी ज़माने में जाके आगे चलकर मैं कोई डायरीज़ लिखूँगा या मैं अपनी पोएम्स पब्लिश करवाऊँगा। वो लिखते-लिखते धीरे-धीरे आज की डेट में करीब 10-15 डायरीज़ हैं जो लिखी हुई रखी हैं, जिसमें मेरी पोएम्स हैं। क्या बात कुछ है! कुछ यूँ ही चलते-फिरते। तो ये रही जर्नी लिखने की, जिसमें सभी चीज़ें इन्वॉल्व रहीं। आस-पास का जो माहौल है, जो आस-पास घटनाएँ होती रहीं, हुँ, रिश्ते, हुँ। ज़िंदगी, वो सब उसमें कहीं न कहीं मेरी पोएम्स में झलकता है।
सुमित जी, मैंने ये भी सुना है कि आप जब लिखते थे, कविताएँ लिखते थे, तो आपको पढ़ाई के नाम पर सप्रेस किया जाता कि पढ़ाई पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। वो दौर कैसा था आपका? क्या छोड़ आई पाए गेस आप वो लिखना? नहीं, आई गेस वो तो ऐसा था, मैं ये कहूँगा शालिनी कि शायद हम जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, उनके साथ सबके साथ यही हुआ होगा हाँ, हाँ। कि पहले आप 10th कर लो, उसके बाद ज़िंदगी थोड़ी आप थोड़ी आसानी से जी सकते हो, तब आपको थोड़ा ऐश करने का टाइम मिलेगा। फिर ये हुआ कि 12th करो, 12th के बाद तुम्हें अपना करियर एक पाथ मिलेगा, वो कर लो, उसके बाद ऐश करने के लिए तो ज़िंदगी है। तो हुँ, हर हुँ। 2-2 साल, 3-3 साल का जो एक फेज़ हुआ होता था, आज की तरह नहीं था जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे या एक्स्ट्रा करिकुलम हाँ, एक्टिविटीज़ को इतना प्रमोट करते थे। जी। आज की डेट में अगर मेरी बेटी कहेगी कि मुझे कुछ लिखना है, तो शायद मैं उसको प्रमोट करूँगा कि हाँ, क्यों नहीं, हुँ, मैं हेल्प करूँगा, लिखो तुम। बट उस टाइम होता था नहीं, पहले पढ़ाई पे फ़ोकस करो, अपना एक करियर बनाओ, उसके बाद ज़िंदगी है, जो कि हुँ। अक्सर नहीं होती। क्योंकि जब जी, आप करियर में चले जाते हैं, करियर का पाथ आपका स्टार्ट हो जाता है, तो ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ती जाती हैं, तो जो आपके शौक हैं, वो कहीं न कहीं छूटते जाते हैं। तो एब्सोल्यूटली। वो जद्दोजहद रही कहीं न कहीं, दिमाग में भी, लाइफ़ में भी। तो एक टाइम था जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था, तो कहीं भी सफ़र करता था, ट्रेन में जाता था, तो एक डायरी और एक पेन मेरे हाथ में होता था और कुछ भी जो भी कुछ उस टाइम दिमाग में आया सफ़र में, वो लिखना स्टार्ट किया। फिर एक दौर आया जब ये हुआ कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा कि नहीं, पहले पढ़ाई करनी है, उसके बाद ये सारे काम हैं, ये सब शौक हैं, हुँ, ये सब बच्चों के काम हैं, ये तुम्हारी चीज़ें नहीं हैं ये। हुँ, हुँ। जो लोग ये काम करते हैं, उनका पढ़ाई से फ़ोकस हट जाता है। तो वो जब टाइम आया था, तो तब होता था कि महीने 2 महीने में कहीं कुछ आया दिमाग में तो लिखा। तो उस दौर को भी पार किया, वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी आपको जहाँ लेकर जानी है होती है, वो ले ही जाती है। जी। सो टाइम की बात है, टाइम आपको धीरे-धीरे जो अपने साथ रहना, चलना सिखा देता है। तो वो दौर था, बट ठीक है, नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, तो अब अपना मन होता है, कहीं जा रहे हैं तो पहले डायरी और पेन की ज़रूरत हुआ करती थी। अब हुँ, मोबाइल आ गए हैं, तो मोबाइल हाथ में होता है, तो जो भी कुछ दिमाग में आया उसको मोबाइल पे लिखा, या तो उसको फेसबुक पे या कहीं भी किसी भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे डाला, अदरवाइज़ उसे लिख के अपने मेल बॉक्स में रख लिया। तो ओके। ये रहा पूरा। जी। सुमित, आई एम श्योर इस जर्नी में हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, सपोर्ट होता है और उनके सपोर्ट से हम इतना कुछ आगे अलग लीग से हट के कर पाते हैं अपने रूटीन वर्क के अलावा। आपकी राइट। लाइफ में ऐसा कौन-सा पर्सन रहा जिन्होंने थ्रू आउट इस जर्नी में, इस राइटिंग जर्नी में आपकी हेल्प की, आपको मोटिवेट रखा? जैसे मैंने बताया, मेरे एक अंकल थे, उनसे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली, उनको मैंने जब दिखाई अपनी पोएम, उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया मुझे। जो मेरी हुँ, राखी सिस्टर थी, उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया। फ्रेंड्स हैं, फैमिली में सभी ने, जब ये पढ़ाई वाला दौर निकल गया, उसके बाद जब मैं लिखता था, तो मेरी मदर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि हाँ, अच्छा लिखते हो, लिखते रहो। फिर जो मेरी वाइफ़ हैं, करीब 20-22 साल से मैं उनको जानता हूँ। तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया। उनके जो नाना जी हैं, दे ही वाज़ अ वेरी रिनाउंड ऑथर, ओम प्रकाश शर्मा जी। तो अ, उसने अपने घर में ये सारी चीज़ें देखी थी, उनके हुँ, नॉवेल्स पब्लिश होते थे, ही वाज़ नोन एज़ जनप्रिय लेखक। तो उसने भी मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। फिर शायद वही है जिसने मेरे दिमाग में डाला कि तुम पब्लिश क्यों नहीं करवाते हो अपनी बुक? तो पोएम्स को कलेक्ट करो, एक कलेक्शन बनाओ, उसको पब्लिश करवाओ। सो मैं यही कहूँगा कि 3-4 लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं, लिखना चाहिए, लिखो, अच्छा लिखते हो तो इसे दिखाते क्यों नहीं हो लोगों को? क्यों अपने पास ही बिल्कुल, बंद करके रखा हुआ है? बिल्कुल, सो बिल्कुल। 2 साल पहले तक कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आया था कि मुझे अपनी कोई बुक पब्लिश करानी है या करानी चाहिए। ये हुँ, था कि हुँ। हाँ, शायद जब मैं जाऊँ तो कोई पढ़े तो उसे अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ लिखा था। बट फिर जब ये आया दिमाग में कि चलो पब्लिश कराते हैं, लास्ट ईयर मैंने ये बुक अपनी, फिर कविता सफर मेरी जिंदगी का, तो वो मैंने फिर पब्लिश करवाई। ओके। एक अचीवमेंट सा फील हुआ जब बुक हुँ, पब्लिश हुई। मैं अपने अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को बताया, जिस तरीके से उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, जिस तरह से उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, तो मुझे लगा चलो, जो किया वो अच्छा था, जो सोचा था वो अच्छा कदम था। जी सुमित जी। सो फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि हम सुमित जी की किताब के साथी से बातचीत करें, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी इनकी वाइफ जूही जी को। गुड इवनिंग जूही जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप कैसी हैं शालिनी?
मैं एकदम बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ। हम सुमित जी से बात कर रहे हैं और इनका कहना है कि इनकी इस राइटिंग जर्नी में कविता किताब पर आपने काफ़ी कुछ इनके साथ डिस्कस किया है, इनको मोटिवेट रखा है। आप क्या कहेंगे आज इस प्लेटफ़ॉर्म पर? मेरा कहना ये है कि अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो व्हाई नॉट शो द टैलेंट. एब्सोल्युटली। It's actually you should show it around, you should inspire everyone, you should take it to the next level always. So talent जो सुमित के अंदर है वो एक तरह से गॉड गिफ्टेड है. तो क्योंकि गॉड ने आपको ये गिफ्ट दिया है तो व्हाई नॉट प्रमोट इट, व्हाई नॉट टेक इट टू द अनदर लेवल, शो इट टू द वर्ल्ड, शोकेस इट all around the people all around you. So that was a thing, that's why I told him to get the book published. जी। जूही जी, जैसा कि सुमित सर ने बताया कि आपकी फैमिली में भी ऐसा बैकग्राउंड रहा है रीडिंग का, राइटिंग का। आपके नाना जी काफ़ी अच्छा लिखते थे उस समय। आपका भी क्या इंटरेस्ट, क्या झुकाव इस तरफ है? आप भी कुछ लिखते हैं या फिर सुमित के किसी काम में आप राइटिंग में कोई कंट्रीब्यूशन देते हैं, कोई सजेशन देते हैं कि यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ है? मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है कि मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करती. वो अपना अच्छा। I am not inclined towards writing or anything. I do the drawing or sketching kind of a thing, but I ओके। don't write actually. मेरे नाना जी novelist थे. He was a well-known novelist of his times. जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा. तो बस उनकी किताबें पढ़ने का मुझे शौक है. किताबें पढ़ने का शौक है, पर लिखने का मेरे अंदर ऐसा कोई टैलेंट, कोई गॉड गिफ्ट नहीं मिला है मुझे. ओके। सो जूही जी, आपको क्या चेंज फील होता है सुमित जी में आफ्टर बिकमिंग एन ऑथर, पब्लिश ऑथर? क्या चेंज लगता है आपको? देखिए, मैं जब से मिली हूँ तब से तो ये पहले से ही लिखते थे. मेरे से मिलने से पहले ऐसा नहीं है कि मेरे से मिलने के बाद वन फाइन डे ही गॉट चेंज. बट हाँ, जो इनकी जो इमोशंस हैं एज अ पर्सन, ही डज नॉट शो इट टू द वर्ल्ड. ज्यादा बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं, बट इनकी किताबों में सब कुछ, इनकी फीलिंग्स सब पढ़ने के लिए मिल जाती हैं, विच इज अ गुड थिंग फॉर मी एटलीस्ट. एब्सोल्युटली। अगर जानना हो कि क्या मन में है तो फटाफट बुक खोल के देख लो, इस टॉपिक पर ये सोचते हैं। आज इस टॉपिक पे लिखा है, इसका मतलब ही इज फीलिंग फॉर इट. ओके, ओके। ये भी एक अच्छा तरीका है, राइट जूही जी? He's a very calm, very cool, very patient person. तो एज सच उनके बात करने से या रिएक्शन से आपको नहीं पता चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है, बट हाँ, किताबों से पता चल जाता है. ओके। जूही जी, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई मैसेज आप देना चाहेंगे सुमित जी को? बस ऐसे ही लिखते रहें, यही मैसेज है. ओके। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट शोज ऑल्सो. थैंक यू सो मच मैम। ओके, सो नाउ सुमित जी, हम आपकी बुक के बारे में अब जानना चाहेंगे। आपने उसमें कितना कुछ लिखा है, किस-किस टॉपिक पे लिखा है, पहले आप ये बताइए और हमारे रीडर्स को क्या कुछ नया मिलेगा आपकी किताब से? जैसा मैंने बोला कि मेरी कविताओं में बहुत इमोशंस बेसिकली होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्द नहीं होते। ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो सिंपल से जो भी शब्द दिमाग में आते हैं वो लिखता हूँ। अब कई बार वो मेरे जो रिश्ते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं, कई बार जो सामाजिक हालात हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। 2012 में जब निर्भया वाला केस हुआ था तो उसमें जो कुछ दिमाग में आया वो लिखने की कोशिश की। ओके। जो पॉलिटिकल सिनेरियोज होते हैं, लड़ाई झगड़े, चाहे वो किसी भी चीज पर हो, उस पर जो दिमाग में आता है। जैसे जूही ने बताया कि मैं बहुत आई एम नॉट वेरी मच वोकल पर्सन, सो अक्सर जब जो चीजें दिमाग में आती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं लिख के उनको एक्सप्रेस कर सकता हूँ तो मैं वो कोशिश करता हूँ. सो हर चीज पे होता है. जब बेटी हुई थी मेरी तो जो फर्स्ट टाइम उसको गोदी में लिया था तो वो जो एक फीलिंग आई थी कि जो शायद आई थिंक दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है जब आपका पहला बच्चा आपकी गोद में आता है, तो वो कैसे एक्सप्रेस कर सकता था मैं, वो मैंने शब्दों में डाला. कहीं अगर फंसा हारा अगर किसी भी चीज में, अपनी किसी लड़ाई में कहीं फेल हुआ तो उनको अपने शब्दों में डाला. तो जिंदगी से जुड़े हुए किस्से कहानी ना बनाकर मैंने उनको कविताओं का रूप दिया है. अलग अलग फेजेस में जो मैंने फील किया वो सारी चीजें उसमें होंगी. अपनी खामोशी को लेकर, अपनी सफलताओं को लेकर,
जो कुछ भी मैं फील करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं किसी से कह नहीं पाता तो मैं उनको लिखकर फिर एक्सप्रेस करता हूँ। आपने जो कविताएँ लिखी हैं, क्या कोई स्पेसिफिक टाइम आप देखते हैं, कोई जगह आप देखते हैं, ऐसा कुछ है कि इस समय पर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँगे या इस टाइम पर ज़्यादा कई लोग दिन में लिखना प्रेफ़र करते हैं, कई लोग रात को लिखना प्रेफ़र करते हैं। आपका क्या प्रोसेस रहता है इसको लेके? So basically by nature I am a night owl. I'm not a morning person. मेरे से सुबह ओके, नहीं उठा जाता। So ओके। रात का टाइम होता है जब घर पे सब लोग सो चुके होते हैं तो शांति होती है, दिमाग थोड़ा हुँ। चलता है, किसी से बात करने का नहीं होता। तो उस हुँ, टाइम हुँ, पर होता है ड्राइविंग करते टाइम मैं कई बार चीजें सोचता हूँ। उस टाइम प्रॉब्लम ये हुँ, होती है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं लिख नहीं सकता। तो कई बार हुँ। होता है वो चीजें जब मैं जहाँ पहुंचता हूँ अगर याद नहीं तो लिख दी जाती हैं, अदरवाइज वो फिर वो दिमाग में वो ड्राइविंग के साथ निकल जाती हैं। वो सफर की चीजें सफर में ही रह जाती हैं। सो वो एक चैलेंज कई बार रहता है। बट हाँ, ये दो मौके होते हैं जब मुझे मेरे दिमाग में ज्यादा चीजें आती हैं जब मैं लिखता हूँ। ओके। कोई ख़ास कविता का आप ज़िक्र करना चाहोगे? मतलब कोई ऐसी कविता जो बहुत करीब है आपके दिल के और आपने आपने बहुत सारे इमोशंस डाल के उसको लिखा है? अगर आप एक सुनाना चाहें तो? शायद मेरी इस किताब में कविता में ही है। चैप्टर 8 है, थोड़े कहे को ज्यादा समझें। सो अच्छा, ये जज्बातों की लड़ाई है। ये जज्बातों की लड़ाई है, तुम नहीं समझ पाओगे। तुम्हें तो लफ्जों में भी मतलब ढूंढने की बुरी आदत है। ओके। ये तो बहुत तो डीप बात कह रहे हैं आप। वही चीज कि मैं जो चीज बोल नहीं पाता तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको अगर मैं लिख सकूं तो वो एटलीस्ट मेरे जो एक्सप्रेशन है मैं उन्हें एक्सप्रेस कर देता हूँ। हुँ, हुँ। कैसे कहूं तुमसे कि मुझे जरूरत है, कैसे कहूं तुमसे कि मुझे जरूरत है तुम्हारी आज, कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए जिंदगी के इस अनजाने मोड़ पर। ऐसा तो नहीं कि मैं कह नहीं सकता तुमसे, मगर इस बार चाहता है ये दिल कि तुम बढ़कर आगे खुद मेरा साथ देने आओ। ओके, वेरी नाइस। इस कविता का टाइटल क्या है सुमित जी? हो गई, मैंने ऐसे ही। ओके, ठीक है, हम आपकी जब किताब पढ़ेंगे पूरी, तब हम शायद इसका टाइटल जान लेंगे, नो प्रॉब्लम। उसका टाइटल था एक उम्मीद। एक उम्मीद, ओके। सो सुमित जी कविताएँ आप लिखते हैं, आपने कोई और जॉनर ट्राई नहीं किया? मतलब आप जैसे अगर पैराग्राफ में लिखना चाहें या फिर कोई कहानी, स्टोरी क्योंकि वो भी काल्पनिक होती है, क्रिएटिव होती है, अपनी कल्पनाओं को उकेरना होता है। वो ट्राई नहीं किया आपने? कोशिश की थी बट शायद वो पेशेंस उतना नहीं है कि एक लंबी सी कहानी लिखने के लिए जो एक पूरा अच्छा, टाइम डिवोट करना होता है वो कर पाऊं। सो छोटी छोटी कविता लिखकर ही उससे मैं शायद अपने जो क्रिएटिविटी है उसको मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे नॉवेल्स पढ़ने का भी बिल्कुल शौक नहीं है। वो मेरी लंबी-लंबी कहानियाँ एंड तक पढ़नी बहुत पड़ती है, इस तरह से। बहुत ज्यादा उसके लिए आपको पूरा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि आप अगर कोई कहानी पढ़ रहे हैं, अगर सस्पेंस ही होना है तो आप तो भूल ही जाइए कि जितने टाइम में मैं पढ़ता हूँ तब तक तो सस्पेंस पूरा निकल ही चुका होता है। तब तक कुछ दिमाग जी, में नहीं रहता कि मैंने 4 दिन पहले क्या पढ़ा था। जी, तो इसलिए जी। कभी उस तरफ ट्राई किया नहीं। लिखना शुरू किया था आई थिंक वही 96 97 में जब कविताएं लिखनी स्टार्ट की थी तब लिखना स्टार्ट किया था, बट 2 पेज से ज्यादा मैं लिख नहीं पाया, क्योंकि जो कंटिन्यूटी चाहिए होती है जो थॉट्स की वो शायद रही नहीं। एब्सोल्युटली। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सुमित गुप्ता जी से इनकी कविताओं के बारे में, इनकी बुक के बारे में। सुमित जी ने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है कविता, जिसमें उन्होंने बहुत सारी कविताएँ लिखी है, पोएम्स लिखी है, पोएम्स का एक संग्रह है ये, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ की लर्निंग्स, अपने इमोशंस को डाला है। बहुत छोटी-छोटी कई कविताएँ जो है बहुत छोटी-छोटी है, कुछ-कुछ लाइन्स की है, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे, आप उस टाइटल के थ्रू समझ पाएँगे कि इस एक टाइटल के लिए उन्होंने कितना डीप इमोशन उसमें दिया है। आई एम श्योर आपको ये बुक बहुत पसंद आएगी और इसी पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है आज का डिस्कशन और अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक को लेकर के तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमसे जुड़िए और वहाँ पर आप अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सुमी जी आपकी कविताएँ क्या किसी एक एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है? किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए है या फिर हर ग्रुप का पर्सन आपकी कविताओं से कुछ ना कुछ ग्रहण कर सकता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरी जो कविताएं हैं वो आई थिंक सभी के लिए हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर एज या पर्टिकुलर किसी वर्ग के लिए नहीं है, हुँ, क्योंकि हुँ। जब मैं इतने टाइम से लिख रहा हूँ तो प्रॉब्ली जो जिस भी एज में से मैं गुजरा
उसमें जो मेरी फीलिंग्स हुई, जो मैंने फील किया, मैं उनको लिखता था। सो जी। जब बच्चे साथ में बड़े होना शुरू हुए, तो कई चीजें बच्चों को समझाने के हिसाब से लिखी, कई चीजें इस तरह से लिखी कि जो मैं अपने पेरेंट्स के लिए फील करता हूँ या अपने फ्रेंड्स के लिए फील करता हूँ। सो जो एक जो माध्यम है, जो मुद्दा है, वो कभी भी एक पर्टिकुलर नहीं रहा। वो ये नहीं रहा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को मैं सोच के मैंने कुछ लिखा या केवल उनके लिए लिखा। सो शब्द वही है जो शायद गुलजार साहब ने भी लिखे होंगे या जावेद अख्तर साहब लिखते होंगे, उनके सामने तो क्या, मैं कुछ भी नहीं। बट मैं वही कह रहा हूँ कि शब्द है केवल, तो हर कोई अपने हिसाब से लिखता है। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये शब्द ऐसे होने चाहिए कि कोई भी अगर उसको पढ़ रहा है तो वो उसको अपने आप से रिलेट कर सके। सो हर एज ग्रुप के लिए है, जो भी कोई पढ़ेगा उसे अच्छा लगना चाहिए, यही उम्मीद करता हूँ। कोई ये ना लगे कि मैं तो ये कहीं एक जनरेशन गैप जैसा कुछ फील करे। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होना चाहिए। जी। इतने सारे इमोशंस को इन कविताओं में डालना और एक पूरा किताब का रूप देना, आई एम श्योर बहुत कुछ आपने पहले सुना है, बहुत कुछ आपने पहले पढ़ा है, वहाँ से भी अपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं और उसके बाद में आपने अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को शब्दों में डाला है। आपका कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप बहुत इन्फ्लुएंस हुए हैं? कोई साहित्यिक ऐसा व्यक्ति जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए हैं, जिनकी शैली आप अपने राइटिंग में लाना चाहते हैं? आप उनके बारे में बताना चाहेंगे? तो मैं कहूँगा कि शायद वो गुलजार साहब होंगे। मैं बचपन से ही उनके गाने सुनता था, उनकी ओके। जो गज़लें हैं या उनकी पोएम्स ऑलमोस्ट सारी जो जो भी उनकी पब्लिश्ड बुक्स हैं, आई थिंक मेरे पास उनका पूरा कलेक्शन होगा। तो अच्छा। उनका जो लिखने का तरीका है, जी, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है। अगेन वही, मैं कहानियाँ नहीं पढ़ता, मुझे पोएम्स पढ़ने का शौक है। तो चाहे मोदी जी की बुक हो, चाहे वो गुलजार साहब हों, चाहे जावेद अख्तर साहब हों, चाहे निदा फजली हो, तो मुझे इन सब ज्यादातर ऑथर्स की जो पोएम्स हैं वो मुझे काफी उन्होंने असर किया। सबसे ज्यादा शायद गुलजार साहब ने ही किया। उनका जो एक बेतकल्लुफी जो उनके शब्दों में होती है कि वो आपको, अगर वो पानी की बात कर रहे हैं तो पानी भी उनके लिए एक आर्टिकल है, एक बेसिकली एक आइटम है। वो उसको लेकर कुछ भी लिख सकते हैं। पानी उनका बात भी करता है, जब गुलजार साहब लिखते हैं वो रोता हाँ। भी है, वो बहता भी है। तो वो चीजें काफी इंस्पायर करती हैं कि आपको जब आप लिख रहे हैं तो उसमें एक फ्रीडम होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कहना चाहिए, कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में लिख रहे हैं तो वहां आपकी सीमाएं नहीं होती। फिर कि आप अगर एक हवा के बारे में लिख रहे हैं तो हवा वैसे ही बहती है, तो आप हवा को कैसे भी आप लिख सकते हो, कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो शायद गुलजार साहब सबसे ज्यादा उन्होंने ही असर डाला मेरे लिखने पे। उनसे मैं बहुत जी। ज्यादा इंस्पायर। सुमित जी, ऐसा कभी हुआ आपने जो कविताएँ लिखी है, इसमें काफ़ी सारी कविताएँ हैं, उनमें से किसी एक कविता को लिखने में आपको बहुत चैलेंज आया हो, आप मतलब अपने एक्सप्रेशन को शब्दों में ना डाल पा रहे हो, कहीं स्टक हो गए हो, ऐसा किसी कविता के साथ हुआ? कोई वाक़या आप शेयर करना चाहेंगे? मैंने आपको बताया निर्भया वाला जब हुआ था, तो मैं उस टाइम पर 2012 की बात है, तभी मेरी बेटी हुई थी। सो उस इंसिडेंट ने हिलाकर रख दिया था, जैसे पूरा देश में एक उत्तेजना थी या एक गुस्सा और डर सभी कुछ था। तो उसी साल मेरी बेटी हुई थी। सो आई वाज शैटर्ड कि एक आज की डेट में इस सिविल सोसाइटी में अगर एक लड़की के साथ ऐसा हो सकता है तो क्या वाकई हमारे बच्चे सेफ हैं? सो उस इंसिडेंट को जब मैं अपने शब्दों में डाल रहा था तो पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया था कि मैं क्या लिखूं उस पर। सो उस पूरे जो मैंने लिखा था उसको लिखने में मुझे आई थिंक 1 से 2 हफ्ते लगे थे कि कैसे ओके। मैं, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था तो उसको लिखना भी था, लेकिन लिखना इन शब्दों में था कि वो कहीं भी ऐसा ना हो कि कोई एज ग्रुप या कोई भी इंसान उसको पढ़े तो वो उससे डरे या उसके लिए वो शब्द कुछ अजीब से हो जाए कि ये क्यों लिखा, ये किस लिए हुँ, लिखा। सो हुँ। सभ्यता की मर्यादा में भी लिखना था, बट एक्सप्रेस करना था। सो आई गेस दैट वाज द पोएम जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगा लिखने में और सोचने में। ऑलराइट। सुमित जी, हमने जूही जी से तो पूछ लिया कि उनको कितना चेंज लगता है आप में आफ्टर बिकमिंग एन पब्लिश ऑथर। आपको क्या लगता है? आपको कैसा फ़ील होता है? आई मीन एक अथॉरिटी आ जाती है, एक कैसी फ़ीलिंग आती है एक पब्लिश ऑथर बनने के लिए? मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी ऑथर बनने की लाइन में हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं स्टक हैं या फिर शायद गिव अप कर चुके हैं।
तो मैं उनके लिए ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि ऑथर बनने के बाद एक पर्सन को कैसी फीलिंग आती है? देखिए, जब आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो रचना है, जब वो पब्लिश होती है, तो एक अचीवमेंट की फीलिंग तो आती है, क्योंकि तब आपको लगता है कि ये चीज अब केवल मेरी नहीं है। अब इसको जब मैंने शेयर किया है, सो कोई भी उसको पढ़ सकता है। किसी को भी पढ़कर ये लगेगा कि हाँ, ये जो लिखा है, ये कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी से भी कुछ जुड़ा हुआ है। तो बडिंग ऑथर्स के लिए सिंपल सी एक एडवाइस है, अपनी जो उड़ान है उसको आप रोकने की कोशिश मत करो। हो सकता है आपके सामने कुछ मजबूरियां आए, हो सकता है आपके सामने कठिनाइयां आए, आपको लगे कि यहाँ ओके, ये तो एक हडल रेस टाइप से हो रही है, बट जब आप उस रेस को पार करोगे, जब आप उस रेस को कंप्लीट करोगे, तो आपको जो एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी, एक उपलब्धि वाली फीलिंग आएगी कि यस, आई डिड इट। मैंने शुरू किया था, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस चीज को अचीव कर पाऊंगा, पर जब आपने कर लिया उसको अचीव, तो आपको जो एक अकम्पलिशमेंट वाली फीलिंग आती है, वो टोटली अनइमेजिनेबल है। एब्सोल्युटली, और आई एम श्योर वो हमारे जो अदर जो काम है उस पर भी इम्पैक्ट डालती है, उसमें भी हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप चलना शुरू करते हैं तो ठोकरें लगती हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा शैटर्ड होता है, हिलता है। बट जब हुँ, आप एक कोई सफर पूरा करते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो सफर आपने पूरा किया है, तो जो अचीवमेंट है आपका, वो आपकी जिंदगी में हर तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो आपको लगता है कि ओके, जब मैंने ये कर लिया तो ठीक है, एक अगर चीज हमने कंप्लीट कर ली तो दूसरे में कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी ऐसी थोड़ी मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, बट हाँ, कंप्लीट हो जाएगा वो। तो एक सक्सेस जो है वो कहीं ना कहीं आपके जो एटीट्यूड है, आपके जो बॉडी है, पोस्चर है, सब पे इम्पैक्ट डालता है। एक पॉजिटिविटी आपको देखा जाता है। एब्सोल्युटली। फ्रेंड्स, अगर आप ऑथर बनने की कगार पे हैं या बनने वाले हैं या फिर सोच रहे हैं कि अब आपको ऑथर बनना चाहिए, बुक लिखनी चाहिए, तो जितने भी ऑथर्स हम इस प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं, उनके थ्रू यही मैसेज दिया जाता है कि आपको अपना ये ड्रीम पूरा करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर आप कहीं रुक गए हैं तो उसका सॉल्यूशन ढूँढिए, लेकिन आपको अपना सपना पूरा करना चाहिए, क्योंकि एक ऑथर बनने के बाद बहुत कुछ होता है जो हमारी लाइफ में मेंटली ले लीजिए आप, चाहे सोशली ले लीजिए, बहुत कुछ चेंज होता है। तो अगर आप उस वर्ज पे है कि आप बस अपनी बुक कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसको कंप्लीट कीजिए, रुकिए मत, उस प्रोजेक्ट को पूरा कीजिए। एंड सुमित, मुझे लगता है कि लिखना अपने आप में किसी भी पर्सन के लिए एक थेरेपी का काम करता है। आप बहुत कुछ सुनते हैं दिन भर में, बहुत कुछ झेलते हैं, बहुत कुछ चीज़ों को तनाव में लेके आते हैं, लेकिन अगर हम लिख देते हैं उन चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है कि किसी किताब पर वर्क करें, आप डेली रूटीन का जो काम है वो भी अगर आप लिख रहे हैं, तो ये अपने आप में एक थेरेपी का काम करेगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा शालिनी आपने, क्योंकि लिखकर आपका जो भी स्ट्रेस है, आप उसको कम करते हैं। क्योंकि हाँ, दिमाग की एक लिमिट है, आप हर चीज दिमाग में नहीं रख सकते, आप हाँ। हर चीज बोल नहीं सकते, बिकॉज देर आर टू मेनी थिंग्स जो आप बहुत सेंसिटिव होती हैं। आप किसी से भी कहते हैं तो वो आप किस इंट्यूशन के साथ कह रहे हैं, आप किस सेंस के साथ कह रहे हैं, सामने वाला उस चीज को किस तरह से अडॉप्ट करेगा, वो अपने आप में बहुत, कई बार वो हर बंदा अपने हिसाब से उसको फ्रेम करता है। मैंने अगर हुँ, एक शब्द बोला या एक लाइन बोली, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको उसी सेंस में लें जिस सेंस में मैंने बोला। सो अगर हम इन सारे क्लैशेस से बचना चाहते हैं, एक स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहते हैं, जो हमारा कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाना चाहते हैं, या जो हमारा डिप्रेशन है उसको अगर खत्म करना चाहते हैं, आई थिंक राइटिंग इज द बेस्ट थिंग। आप लिखिए, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, वो आप जब उसको आप शब्दों में उतारते हैं, तो आप सीखते भी हैं, आप अपने ही एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि जो आपने कल किया था, उसको हो सकता है जब आप आज उस पर कुछ रिएक्ट कर रहे हो तो वो तरीका डिफरेंट हो। कल आपने हो सकता है जल्दबाजी में कुछ गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया हो, और हुँ। जब आप उस चीज को लिखते हैं, अपने पास कहीं नोट करके रखते हैं, तो हो सकता है कल वही सिचुएशन जब आपके सामने आए तो उसमें आप अलग तरीके से रिएक्ट करें। तो इट विल हेल्प यू इन योर ग्रूमिंग, पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ। एब्सोल्युटली। सो नाउ सुमित, अब हम अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ पहुंच गए हैं, जिसे हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्रेट्स। सो इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी क्विकली, आपको उसका क्विकली आंसर देना है। सो आर यू रेडी फॉर दिस? ओके। So I'll get my hamper also, right? ओके, या फॉर श्योर। माय फर्स्ट Yeah, क्वेश्चन इज sure. फॉर यू। डिफाइन योरसेल्फ इन वन वर्ड। खामोश। ओके। आप इमोशनल है या प्रैक्टिकल? इमोशनल। ओके। आपके लिए सच्ची खुशी कहाँ है? फैमिली।
अभी आप जिस प्रोफेशन में हैं, अगर आप उसमें नहीं होते तो क्या होते? मे बी कोडर, कंप्यूटर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, योर ड्रीम प्रोजेक्ट। सपनों को कभी मैंने इतना लिमिट किया नहीं कि अभी किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैंने फोकस किया हो, बट या मे बी वन बुक विच इज बेस्ट सेलर। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत क्विकली और बहुत अच्छे से दिए। नाउ आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी बुक के लिए आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके रीडर्स के थ्रू, ऑडियंस के थ्रू? रिव्यूज अच्छे मिल रहे हैं। जो भी पढ़ रहा है वो पसंद कर अपने रहा है? पसंद कर रहा है, फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, द वे दे आर लाइकिंग माय बुक वो उनके रिव्यूज में झलक रहा है। सो फीलिंग गुड अबाउट ऑल द रिव्यूज एंड द रिस्पॉन्स। ओके, सुमित, एनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप शेयर करना चाहेंगे कोई, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं आपसे कनेक्ट होना चाहें, तो एनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स यू वांट टू शेयर विद अस? श्योर, मेरा ईमेल आईडी है sumitjkgupta@gmail.com। सो आई एम अवेलेबल ऑन द ईमेल। फोन नंबर ओके, नहीं दे सकता बिकॉज फिर फोन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और आज की डेट में इतने ज्यादा कॉल्स आते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ के साथ वो चीजें हैंडल नहीं हो पाती हैं। सो राइट। ईमेल द बेस्ट कांटेक्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आप सुमित से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनकी मेल आईडी हमने कमेंट सेक्शन में पुट की है, आप वहां से इसको नोट कर लीजिए और आप इनसे गाइडेंस ले सकते हैं, इनकी बुक के बारे में और ज़्यादा पूछ सकते हैं। सुमित, अगर हम आपकी बुक परचेज करते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट मिल सकता है हमें आपकी बुक पर आज? श्योर, आई थिंक 15-20% डिस्काउंट शुड बी गुड। ओके, सो सो ट्वेंटी फ्रेंड्स, परसेंट अगर आप रहेगा। सुमित की बुक परचेज करते हैं तो इस बुक पर 20% का डिस्काउंट सुमित दे रहे हैं इसकी एमआरपी पर, तो आप इस बुक को परचेज कीजिए। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ये डिस्काउंट अवेलेबल होगा आपके लिए। आप अमेजोन पे जाके, और हम लिंक इसका शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, वहां जाके इस पर क्लिक कीजिए और इस बुक को परचेज कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बुक को जरूर परचेज कीजिए, इस बुक की हार्ड कॉपी खरीदिए और आप खुद पढ़िए, अपनी फैमिली मेंबर्स को पढ़ाइए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, साथ में आप अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे इन इमोशंस के साथ। एब्सोल्युटली, इसके साथ में इस बुक के लिए अपना रिव्यूज देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सुमित, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? किसी और बुक प्रोजेक्ट पर अब काम चल रहा है? जो ये बुक, इट वाज माय फर्स्ट बुक, तो मैंने ये बुक अपनी मदर को डेडिकेट की थी। एंड आफ्टर दैट आई रोट अनदर बुक, इंद्रधनुष रंग एहसासों के। सो वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, दोनों पर। वो मैंने जूही को डेडिकेट की थी, बीइंग माय I'll not say guide, but yeah, my friend and my life partner. So वो मैंने जूही को डेडिकेट की थी। I am planning for another book, so let's see। देखिए, अभी तक उसका कुछ दिमाग में है, अभी उसको पेपर पर नहीं उतारा है, बट ओके, I'll try कि जल्दी जल्दी मैं उसको भी अपने उस नई बुक को मैं उसको पब्लिश कराऊं। ऑलराइट। So maybe सुमित, in अगर next year। आप अगर अपनी सेकंड बुक इंद्रधनुष के बारे में कुछ बताना चाहें हमारी ऑडियंस को तो बहुत अच्छा रहेगा, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिकॉज ये सेकंड बुक थी तो शायद मैच्योरिटी लेवल पहली वाली से थोड़ा ज्यादा आया था, क्योंकि तब हाँ तक आपको आइडिया लग जाता है कि जो व्यूअर्स हैं या जो रीडर्स हैं वो क्या सुनना पढ़ना चाहते हैं। जी, थोड़ा उसमें कॉन्टेक्स्ट ज्यादा था, बिकॉज नाम इंद्रधनुष है तो उसमें अलग अलग रंगों को में ढालकर मैंने अपने एहसासों को व्यक्त किया था। प्यार के रंग, दोस्ती के, परिवार के, जिंदगी से काफी जुड़ा रहा, तो कई बार नाराजगी भी हुई जिंदगी से, तो जिंदगी पे शायद मैंने सबसे ज्यादा पोएम्स लिखी होंगी। अब जी, जिंदगी को अपना भी बोला, झगड़े भी हुए, तो वो सारा सभी कुछ इनमें इंद्रधनुष में आपको देखने को मिलेगा। ओके।
सुमित, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके साथ ये इंटरव्यू सेशन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ बताया आपने और एक डीप इंसान, एक डीप सोचने वाला पर्सन हमारे सामने आया। आपकी बुक आई एम श्योर बहुत अच्छा वर्क अभी कर रही है और आगे भी बहुत लोग इसको पढ़ना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच शालिनी, मुझे भी आप लोगों से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ आई विल से लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। सो थैंक यू सो कोशिश मच। रहेगी और मौका रहा तो दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन जो हमने कंप्लीट किया सुमित गुप्ता जी के साथ और कविताओं के बारे में बातचीत करते हुए जो इस प्रोग्राम का एम्बियंस था, माहौल था, वो भी काव्यमय हो गया था। इनसे बात करके सच में इमोशंस को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से अपने इमोशंस को शब्दों में ढालते हैं और कम शब्दों में अच्छे से अभिव्यक्त कैसे करते हैं, ये पता चला हमें सुमित के माध्यम से। आई एम श्योर आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और इसके साथ में अलग एक कवि का जो पर्सपेक्टिव होता है ज़िंदगी को लेकर, परिवार को लेकर, प्यार को लेकर, दोस्ती को लेकर, वो भी आपको जानने को मिला होगा। आज का डिस्कशन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल सुपर पावर ऑथर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह से हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे डेली एक नए ऑथर, एक नई कविता के साथ एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि उस टॉपिक पर अपना पार्टिसिपेशन ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमसे जुड़े रहिए और जिस मोमेंट पर, जिस टाइम पर आपको उस मोमेंट पर जो फील हो रहा है, अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया था कि हम एक ऑनलाइन कोर्स आपके सामने लेके आने वाले हैं, तो उसके बारे में भी जिन लोगों ने अभी इस कोर्स के बारे में नहीं सुना है या उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं किया था, तो उन लोगों को मैं एक बार दोबारा से रिकॉल करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि हम एक नया ऑनलाइन कोर्स आपके लिए लेकर आने वाले हैं। ये कोर्स बेस्ड है अगर आप अपनी इंटरव्यू जर्नी शुरू करना चाहते हैं, अगर आप खुद भी इस तरह से एक इंटरव्यू टॉक शो करना चाहते हैं, होस्ट बनना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको क्या कुछ चाहिए, क्या कुछ अरेंजमेंट करने हैं, क्या कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, उन सब के बारे में हमने उस ऑनलाइन कोर्स में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो आप में से जो पर्सन अपनी इंटरव्यू जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इस कोर्स को हमने नाम दिया है इंटरव्यू शो लॉन्च पैड क्रिएटिंग अ प्रॉफिटेबल टॉक शो। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है कि ये एक प्रॉफिटेबल टॉक शो है, तो सिर्फ ये नहीं कि आप एक इंटरव्यू जर्नी शुरू करके और ओनली इंटरव्यूज ले रहे हैं, इसके थ्रू आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, इसके थ्रू आप मार्केटिंग करके बहुत ज़्यादा इसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं और वो आप कैसे करेंगे, ये सब कुछ हमने बताया है उस कोर्स के अंदर। इंटरव्यू शो के लिए गेस्ट को किस तरह इनवाइट करना है, कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, गेस्ट को किस तरह से कंफर्टेबल करना है, उस दौरान आपको अपना जहाँ पर आप इसको शूट करेंगे उसका एम्बियंस आपको किस तरह का बनाना है, किस तरह की बातचीत करनी चाहिए, क्या टॉपिक चूज़ करना चाहिए, किस तरह आप ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं, ये सारी छोटी-छोटी बातें, छोटे-छोटे टिप्स हमने इस कोर्स में बताए हैं। ये कोर्स अभी हमने लॉन्च नहीं किया है, मैं जस्ट आपको प्री न्यूज़ ये दे रही हूँ कि हमने कोर्स को रेडी कर लिया है। इसको लॉन्च करने की डेट हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। आई एम श्योर जो लोग हमारी तरह इस तरह के कोई शो अगर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर किसी और टॉपिक पर अपना शो लेके आना चाहते हैं यूट्यूब पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उनके लिए ये टिप्स बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। इसकी न्यूज़ मैं आपको इसी प्रोग्राम के दौरान, इसकी लॉन्चिंग डेट आपको इसी सीज़न के दौरान ज़रूर शेयर करूँगी। सो मिलते हैं आपसे एक और नए सेशन में, एक और नए प्रोग्राम में, एक और नए ऑथर के साथ। तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।